एनडीए से अलग होकर बिहार चुनावों में ताल ठोक रहे चिराग पासवान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में उम्मीद जताई कि जिस तरह से केंद्र में वो सरकार के साथ हैं, उसी तरह से बिहार में भी बीजेपी और एलजेपी की सरकार बने। चिराग पासवान ने इस खास बातचीत में एक बार फिर साफ कहा कि अपने पिता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुनकर वो भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो अंतिम सांस तक पीएम मोदी के विचारों के साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया और दावा किया कि नीतीश की सोच युवा विरोधी है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रोड शो के जरिए ये मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं चिराग जी। पहले तो हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चिराग जी, सबसे पहला सवाल होगा प्रधानमंत्री से जुड़ा, क्योंकि कल वो सासाराम में थे, पहली चुनावी सभा की, और भाषण की पहली लाइन में पहला जो पारा था उसमें आपके पिताजी का नाम लिया, तो कैसे देखेंगे? देखिए, कल मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया और स्वाभाविक है, एक बेटे होने के नाते मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे पिताजी को उस मन से इतना सम्मान दिया और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो मेरे लिए ज़रूर इमोशनल शब्द थे, क्योंकि मुझे पता है कि हकीकत भी ऐसे ही थी। आखिरी सांस तक पापा उनके साथ रहे, प्रधानमंत्री जी उनके बारे में पूछते रहे, जानकारी लेते रहे। तो मेरे लिए वो एक इमोशनल लाइन थी जब उन्होंने कहा कि अपनी आखिरी सांस तक वे मेरे साथ रहे। पापा को मैंने देखा जब वो आईसीयू में भी थे, बल्कि उन्होंने आखिर की 2 कैबिनेट मीटिंग उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईसीयू से ही उन्होंने अटेंड की थी। तो ये उनकी कार्यशैली भी थी पापा की। पर कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा तो मुझे अच्छा लगा सुनकर। ये नहीं तो आपने कहा है, आपकी पार्टी की तरफ से बताया गया कि आपने ये ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम सांस तक रहेंगे। कल जो उन्होंने सम्मान दिखाया, आपके पिताजी को श्रद्धांजलि दी, तो ये पॉलिटिकल है या पर्सनल है? ये मुझे लगता है राजनीति में ना इन 2 चीज़ों को अलग कर देखना ज़रूर देखना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध। मेरे पिताजी के व्यक्तिगत संबंध हर किसी से बहुत अच्छे थे। सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों, सब के साथ बहुत मधुर संबंध थे। आप ऑफ द रिकॉर्ड किसी को भी देखेंगे बहुत अच्छे से पापा के बारे में आके बोलते मिलते, हालचाल पूछते थे। वैसे ही मेरे प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंध कितने अच्छे हैं, मुझे उसको प्रचारित करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आज मैंने उनसे अलग राह मैंने ज़रूर ली है। पर मैं अलग राह लेने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि मैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लग जाऊं या उनका विरोध करने लग जाऊं, संभव नहीं है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त थे जब कोई नहीं था, जब मुख्यमंत्री को मेरे पिताजी की खराब तबीयत की जानकारी तक नहीं थी। तब प्रधानमंत्री मुझे दिन में 2-2 बार फ़ोन करके पापा का हालचाल पूछते थे। ना सिर्फ हालचाल पूछते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या सुझाव दे रहे हैं ये जानकारी भी प्रधानमंत्री मुझे देते थे। तो जिन्होंने मेरे दुख की घड़ी में जब सबसे ज़्यादा मुझे किसी की ज़रूरत थी, जब मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े रहे, तो आज मैं उनको कैसे छोड़ दूं? हाँ, राजनीतिक राह मेरी अलग है और गठबंधन में ये होता है। मणिपुर में भी इससे पहले हम लोगों ने भाजपा के सामने चुनाव लड़ा, बट जीत कर जो हमारा विधायक आया, उन्होंने भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। और यही बात मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा लक्ष्य है कि 10 तारीख को परिणाम आने के बाद हम लोग सही मायनों में डबल इंजन की सरकार दें। केंद्र में जैसे भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, वैसे ही प्रदेश में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने। आपको ये बनेगी? आपने वो जवाब नहीं दिया, अंतिम सांस तक रहेंगे प्रधानमंत्री के? बिल्कुल मैं खुद, और ये बात तो मैंने खुद ही कही भी है कि जिस तरीके से पापा अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ थे, उसी तरीके से मैं भी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री जी उनके विकास के विचारों तक हमेशा रहूँगा। आपने कहा कि आपकी और बीजेपी की सरकार बनेगी, तो यानी बहुमत आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल आ रहा है, इस बात में कहीं कोई शंका थोड़ी है। जी। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के पास मिलकर इतनी सीटें 100% तौर पर आ रही हैं कि हम दोनों मिलकर सरकार बना सकें। अगर आप लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास नहीं हुआ, तो अगर आप लोग की भी सरकार बनती है और नीतीश जेडीयू पार्टी उसमें शामिल होती है, तो उस एंट्री के लिए आपकी पार्टी खुली हुई है? भाई, शामिल कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री को भी सह सम्मान केंद्र में मंत्री बनाए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर बिहार में
मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। और भाजपा का कोई भी व्यक्ति होगा जो प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ अपनी सहमति रखता होगा, उनको समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी का हर जीता हुआ विधायक करेगा। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी किया, 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया और भी कई तरह के महत्वपूर्ण वादे उन्होंने किए हैं। बेरोजगारों को जो भत्ता मिलता है, बेरोजगार भत्ता, वो मिलेगा। तो आपको लगता है कि 10 लाख जो ये वादा है वो पूरा होगा? देखिए, पूरा होगा नहीं होगा इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करूँगा नहीं, क्योंकि ये उनका अपना आंकलन होगा। बट हाँ, रोज़गार बिहार में सबसे बड़ी चिंता का विषय ज़रूर है। बिहार में आज की तारीख में नौकरी नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बिहारी युवा को पलायन करके दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं। जो युवा विरोधी सोच हमारे मुख्यमंत्री की है, भाई अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते? आज भी मेरे बच्चों को क्यों कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जब वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पर बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी, क्यों ये लोग अच्छी शिक्षा नहीं देते? क्यों? क्योंकि कल को ये लोग पढ़ लिख गए तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। डिग्री, जो डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो सकती है ग्रेजुएशन की, वो 6-6 साल, 5-5, 6-6 साल चलती है। क्यों? क्योंकि अगर डिग्री हाथ में आ गई तो फिर ये रोज़गार मांगेगा। तो ना तो इनको पढ़ाओ कि ये अपना हक मांगे, ना इनके हाथ में डिग्री दो कि ये रोज़गार मांगे। तो ये युवा विरोधी सोच है हमारे मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री से सुन लीजिए, जब भी युवाओं की बात करेंगे तो सीधा बोलेंगे, अरे ये लोग तो अनुभवहीन है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, ये लोग तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ दिन भर ट्विटर पे लगा रहता है। भैया, आप खुद छात्र राजनीति से आप निकले हैं, जेपी आंदोलन में आप खुद युवा राजनीति का आप हिस्सा रहे हैं, उसके बावजूद आप बिहार के युवाओं को आप आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने ही गठबंधन में मैं भी तो था ना, उनका एक युवा साथी, मुझे ही आगे बढ़ने से जिस तरीके से उन्होंने रोकने का प्रयास किया, मेरे किसी सुझाव को उन्होंने मानने से उन्होंने मना कर दिया। तो युवा सोच, युवा विरोधी सोच हमारे मुख्यमंत्री की रही है और इसीलिए हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में इन तमाम चीज़ों का हम लोगों ने प्रावधान किया है। रोज़गार की आपने बात की, 10 लाख का आंकड़ा जो तेजस्वी ने बोला वो उसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि लगभग 4.5 लाख पद अभी भी सरकारी ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं, भले वो डॉक्टर्स के हों, लैब टेक्नीशियंस के हों, जूनियर इंजीनियर्स के हों, शिक्षकों के हों। सैंक्शन पोस्ट हैं जो अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं आप उनको भर रहे? जितने बंद कारखाने पड़े हैं उनके ऊपर मैंने कहा था कि एक यंग प्रोफेशनल्स की टीम आप बनाइए, फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट कैसे वायबल हो उसके ऊपर काम करें, ताकि ये प्रोजेक्ट चलेंगे। जितने भी चीनी मिल हो या पेपर मिल हो जो बंद पड़ी हैं वो सुचारू रूप से काम करेंगी, लाखों रोजगार वहाँ से उत्पन्न होंगे। IT जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है निवेशकों को। आखिरी बार कब मुख्यमंत्री ने निवेशक समिट बुलाया था, इन्वेस्टर समिट बुलाया था, मुझे नहीं पता। यहाँ पर लैंड रिफॉर्म आपको बदलने की ज़रूरत है, तभी इंडस्ट्री लगेगी। पर मुख्यमंत्री ने तो साफ ही बोल दिया कि भैया कारखाने नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। तो भैया लैंडलॉक्ड तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है। यहाँ पे भी समुद्र किनारा नहीं है। जब वहाँ पे उद्योग लग सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं लग सकते? प्रधानमंत्री ने कल की रैली में ये भी कहा कि कुछ लोग 370 वापसी का दुस्साहस कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान जो लगातार दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं बीच बीच में चिराग पासवान को तमाम लोग जो एलजेपी के कार्यकर्ता और दूसरे पार्टी के दूसरे समर्थक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं चिराग पासवान का अभिवादन करने। अपने अगले गंतव्य स्थान पे पहुँचेंगे चिराग पासवान और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग 370 वापसी का दुस्साहस करने वाले हैं जिन्होंने बयान ऐसा दिया है। तो 370 कश्मीर राष्ट्रवाद पे आपका क्या मत है? नहीं तो ये प्रधानमंत्री किन के खिलाफ बोल रहे थे? किन्होंने ये प्रयास किया था? कौन 370 धारा में प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ा था? नहीं, उनके गठबंधन में है। मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए, जो मंच में उस वक्त मौजूद थे, पूछिए हमारे मुख्यमंत्री की क्या सोच है धारा 370 को लेकर। क्या धारा 370 रहनी चाहिए थी कि हटनी चाहिए थी? भाई सदन में तो वॉकआउट करके थे लोग। ट्रिपल तलाक पर अपना स्टैंड क्लियर करें। और CA NRC जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री खुद कई बार बयान दे चुके हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी देश भर में घूम कर इसको लेकर फैले भ्रम को दूर करने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित करवाया। तो बताएं ना हमारे मुख्यमंत्री कि उनका क्या स्टैंड है जब प्रधानमंत्री ये सारी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे कि आप लगातार हमलावर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। तेजस्वी पे हमला आपकी तरफ से RJD या तेजस्वी पे कमोवेश कम हमला किया जा रहा, बहुत कम सुनता हूं मैं भी।
और बीजेपी लगातार 15 साल की बात करती है, पिछले 15 साल जो नीतीश कुमार से पहले के थे, और उससे तुलना करती है नीतीश कुमार के 15 साल, एनडीए के 15 साल और पीछे के 15 साल के। तो आप बात करते हैं बीजेपी के साथ आप सरकार बनाएंगे, और दोनों पार्टियों के जो प्रतिद्वंदी है उसमें फ़र्क है। देखिए, जहाँ तक रही बात तेजस्वी या राजद या महागठबंधन में, इररिलेवेंट है ना ये सब। आज की तारीख में 15 साल से सरकार में कौन है? नीतीश कुमार जी। और सवाल हमेशा सत्ता से किए जाते हैं। बट हाँ, कुछ चैनल ऐसे हैं जो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान जीतेगा तो बाद में महागठबंधन के साथ भी जा सकता है। मैं आपके माध्यम से, और 10 तारीख को मुझे मेरा ही ये बयान दोबारा सुनाइएगा कि मैं आपके माध्यम से जनता को स्पष्ट कर दूं कि महागठबंधन के साथ मेरा कोई गठबंधन संभव ही नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा प्री पोल अलायंस किए, पोस्ट पोल किसी की सरकार बन जाए इसलिए अपना समर्थन कर दें, कभी नहीं किया हम लोगों ने। 2004 के लोकसभा हो, 2005 के विधानसभा हो, 9 के लोकसभा, 10 के विधानसभा, 14 के लोकसभा, 15 के विधानसभा या 19 के लोकसभा, हम लोगों ने हमेशा अपना गठबंधन पहले क्लियर रखा है। आज भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा स्पष्ट है, क्लियर हूँ कि अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनानी है। कोई अगर ये भ्रम फैला रहा है कि मैं महागठबंधन के साथ चला जाऊंगा तो वो असंभव है। भले महागठबंधन की ही जीत हो जाए, आप रहेंगे बीजेपी के साथ विपक्ष। भाई मैं क्यों मान के चलूं कि महागठबंधन की जीत हो? मैं तो ये झूठे मुंह भी नहीं बोलूंगा। ओके, ठीक है। कब मुंह पे सरस्वती सवार हो तो मैं क्यों बोलूं? क्यों बोले? मैं तो मान के चल रहा हूं ना कि आज की तारीख में भाजपा के नेतृत्व में, और ये आंकड़े हम दोनों के पास होंगे, भाजपा और लोजपा के पास होंगे, और जीत हम ही लोगों की होगी। आत्मविश्वास से भरपूर एक अंतिम सवाल रह गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मित्रता का धर्म तो निभाया ही आपके पिताजी का नाम लेके, उन्होंने ये भी साफ किया कि बिहार की जनता कोई भ्रम में नहीं रहती। बाद में उन्होंने तमाम एनडीए के चारों घटक दलों का नाम लेकर कहा कि इनको वोट करें। तो एक बीच में जो कन्फ्यूजन भी बहुत कई बार क्रिएट होते रहता है, वो सब कन्फ्यूजन को उन्होंने एक तरह से दूर करने की कोशिश भी की, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है जेडीयू को, बीजेपी के नेताओं को कि कन्फ्यूजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि बिहार की जनता कोई भ्रम में नहीं रहती। नहीं है भ्रम में, आप जाइए गाँव खलियानों में पूछिए, कोई भ्रम में नहीं है, सब क्लियर है। सब क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं सब क्लियर है, चिराग पासवान भी कहते हैं सब क्लियर है, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सकारात्मक बयान देकर और खुद मतदाताओं और अपने समर्थकों से मिलकर ये इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत दस्तक देने की कोशिश में है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे बेगूसराय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेषनारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शेषनारायण जी, आपके पास आते हुए 3 बातें चिराग पासवान ने कही हैं। चिराग पासवान ने एक तो दावा किया है कि चुनाव के बाद बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मैं अंतिम सांस तक पीएम मोदी के विचार के साथ रहूंगा, यानी उनके विचार साथ रहेंगे। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि नीतीश जो है वो युवा विरोधी हैं। इन तीनों ही बातों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये तीनों ही बातें उनकी गलत। नीतीश जब राजनीति में आए थे तो युवा थे, और युवा सांसद थे, युवा मंत्री थे, बुढ़े पैदा थोड़े हुए। एक दूसरी, वो प्रधानमंत्री के साथ जीवन भर रहेंगे। तो हम तो रामविलास पासवान को आज 45 साल से जानते हैं। वो कब क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, वो तो मौके के हिसाब से बात होती है। इसका ये राजनीतिक बयान है, इसका कोई मतलब नहीं। और तीसरी बात ये है कि वो प्रधानमंत्री के प्रति जो आभार उन्होंने अपने आपके इंटरव्यू में काफी देर तक कई वाक्यों में व्यक्त किया, हमें ऐसा लगा, जो तजुर्बा है मेरा राजनीति को समझने का 50 साल का, कि अब वो पछता रहे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी वाले इस तरह से हमारे खिलाफ हमको वोट कटवा कहने लगेंगे या हमारा नाम ही नहीं लेंगे। उनके पिताजी का तो नाम लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यहाँ से इनके कैंडिडेट को मत जिताना। तो कुल मिला के अब वो लोजपा, उनके दिमाग में शायद एक साथ बीजेपी अपने आप प्रधानमंत्री लोकप्रिय 100 के करीब सीटें जीत जाएगी जो लड़ रहे हैं, और इनकी अगर इनको 10-12 भी मिल गई तो रिलेवेंट हो जाएंगे। तो वो नीतीश को पैदल करने में सफल होंगे। नीतीश अब आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल इनके इस पूरे इंटरव्यू का जो लोपोलुभाव है वो हमें लग रहा है कि उनसे ये उनके दिमाग में कहीं से आ गया कि यार गलती हो गई, प्रधानमंत्री के साथ बने रहे होते तो जो भी सीटें मिलती, क्योंकि अब 143 से जितनी सीटें लड़के, पिछली बार 55 लड़े थे, 2 ही मिली थी, बीजेपी के टोटल सपोर्ट था। और अब की देखो कितनी मिलती है। कुल मिला के पछतावापूर्ण इंटरव्यू में इसको
अच्छा, आप कह रहे हैं कि पछतावापूर्ण है। आपने ये भी कहा कि एक राजनीतिक बयान है, इसके बहुत ज्यादा मायने नहीं, क्योंकि बाद में क्या स्थिति होगी वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ईमानदारी सिर्फ बीजेपी के साथ, आप बयान उठाकर बाद में देख लीजिएगा। इस पर आएंगे शेष नारायण जी आपके पास। हमारे साथ अमित पांडे भी बेगूसराय से लगातार बने हुए हैं। अमित, शेष नारायण जी कह रहे हैं कि ये पछतावा हो रहा है अब चिराग पासवान को। देखिए, बार बार अमित शाह से लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि एलजेपी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चिराग पासवान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे चुनाव के बाद, और साथ ही उन्होंने नीतीश को युवा विरोधी भी बताया। अब इस सब बयानों के बीच एलजेपी अब तक के आकलन में कहां खड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त हम बेगूसराय में मौजूद हैं और इसको कभी मिनी मॉस्को भी कहा जाता था, क्योंकि ये वामपंथियोयों का गढ़ रहा है। और अभी यहाँ पर 2 जनसभाएं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है और जमकर हमला बोला है महागठबंधन पर, और लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में भी बिना नाम लिए हमला बोला है। कई जगह यहाँ के उम्मीदवार भी हैं, यहाँ की जनता है, हम इनसे जानते हैं। चाचा, ये बताइए कि लोक जनशक्ति पार्टी क्या बेगूसराय आसपास के इलाकों में कुछ असर डालेगी, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो हैं? नहीं, असर कोई डालेगा, सब ठीक रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों महसूस करते हैं? वर्क काम से लोग खुश हैं। एलजेपी की प्रासंगिकता क्या है? क्या वो वोट काटने में, वोट लेने में सफल रहेगी? हम लोग तो जड़ी से भाजपा में हैं, इसलिए भाजपा का हम लोग का वहाँ पर, दिल्ली में भी भाजपा का हम लोग का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। हमारे साथ एक और शख्स हैं। आइए बताइए, चिराग पासवान कहते हैं कि पीएम मोदी के वो साथ रहेंगे और उनके प्रति लगातार सहानुभूति जता रहे हैं और लगातार उनके साथ रहने का दावा कर रहे हैं। तो क्या, किस तरीके से आप देखते हैं? देखते हैं, नीतीश कुमार का पोजीशन बढ़िया है। ऐसे तो मुकाबला 3 कोणीय है, लेकिन नीतीश कुमार अच्छे हाल में है। एक और है युवा, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बदलाव ज़रूरी है, और एलजेपी और जदयू और ये बीजेपी, ये जो गठबंधन जो टूटा एलजेपी का, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी से मिला हुआ, और बीजेपी इसको अंदर खाने से सपोर्ट कर रही है। और इस बार बदलाव होके रहेगा और होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि लंबे अरसे तक अगर कोई भी गठबंधन, कोई भी सरकार अगर रहती है। चिराग की ये भूल थी महागठबंधन में न आना, या फिर बुद्धिमानी है जो स्टैंड उन्होंने अभी अख्तियार किया है? नहीं, चिराग पासवान एक योग है, राजनीति में वो योग हैं। वो एक दाव खेल रहे हैं कि हम आगे भविष्य बिहार में कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और इसमें वो कामयाब भी होंगे आगे चले। अभी तो नहीं होंगे, लेकिन आगे चल के होंगे। राजनीतिक दाव खेल रहे हैं। और एक और लोग हैं, ये व्यापारी, स्थानीय व्यापारी हैं। चिराग पासवान किस हद तक अहम रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में? हमारे समय से तो युवा हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। अब तो भविष्य बताएगा, अभी तो नए हैं, अभी उनके बारे में आने दीजिए, रिपोर्ट पता चलेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा की और उन्होंने कहा कि जिनको कोई अनुभव ही नहीं है वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। उनका निशाना तेजस्वी और चिराग की ओर था। ये कोई माने नहीं रखता है, अभी युवा पीढ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। नीतीश बाबू तो बहुत 15 साल काम कर चुके हैं, देखिए उनके लिए क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। एलजेपी बेगूसराय में क्या कुछ असर डाल पाएगी? उनके बहुत ज़्यादा असर डालेगी, ये भी कांटे। चलिए अमित लौटेंगे आपके पास। यानी जनता समझ रही है कि किस तरीके से चिराग पासवान ने दाव खेलने की कोशिश की। इस बीच ये बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आरजेडी ने वादा किया कि उनकी सरकार आई तो बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आरजेडी ने किसानों की कर्ज माफी का भी वादा किया। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरजेडी डबल इंजन की सरकार की तरह झूठ नहीं बोलती। और हमने मुद्दों की बात की है, और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्था के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है,
खेल नीति हमारी क्या रहेगी, इसमें विस्तार रूप से दिया गया है। आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक चीज़ों का प्रण हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज़ दिया गया। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश और बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया और ये दावा किया कि बिहार जिस हाल में है वहां से उसे आरजेडी ही निकाल सकती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे हैं, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देगा, पैसे कहां है, तो बीजेपी कहां से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। शेष नारायण जी, इनकी 10 लाख की नौकरियों पर पहले एनडीए ने निशाना साधा और जब बीजेपी की तरफ से 19 लाख नौकरियों का ऐलान हुआ तो ये निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब 10 लाख नौकरी नहीं, सिर्फ आरजेडी कह रही है कि सरकारी नौकरी, जबकि जेडीयू बार बार ये कहती हुई कई जगहों पर दिखाई दी है कि इतने तो रिक्त पद ही नहीं है। इस पूरे घोषणा पत्र को आरजेडी के आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अपोजिशन में मैं एक घोषणा पत्र जानता हूँ, एक स्टेट का चुनाव में हुआ था। उन्होंने बहुत कुछ चीजें वायदा कर दिया था कि कंप्यूटर देंगे और लैपटॉप देंगे और टैबलेट देंगे। उनको उम्मीद नहीं थी कि सरकार बन जाएगी, सरकार बन गई तो सबसे बड़ी मुसीबत वही पड़ गई। तो ये तो वायदा करने की बात है और मुझे लगता है कि उनको ही अंदाज है कि जब बीजेपी का जिस तरह से जगरनट चल रहा है तो उसमें शायद उनको उम्मीद है कि सरकार नहीं बनेगी। इसलिए सरकारी नौकरी 10 लाख बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। 5 साल में इतनी नौकरी इकट्ठा कहीं किसी ने दिया हो, तो वो कुछ ज्यादा है। लेकिन एक जो बात मैं जरूरी कहना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र जब जारी किया जाता है तो नेता लोग अपने मुंह से बताते हैं। आएंगे आपके पास। इस बीच बता दें अपने दर्शकों को, आरजेडी के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी पर पलटवार किया। तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ बोलते हैं। का अनुभव है, न काम करने का ज्ञान है, अनाप शनाप बोलता रहेगा, कुछ से कुछ भड़काने के लिए बोलता रहेगा। हमको उस पर कुछ नहीं कहना है और आजकल मेरे ऊपर न जाने क्या क्या बोलता रहता है। हमको उसकी कोई चिंता नहीं। हम जानते हैं हम ही पर कुछ बोलेगा तभी उसको पब्लिसिटी मिलती है। तो अपने प्रचार के लिए जो बोलना है बोलो, खूब प्रचारित होते रहो, लेकिन कभी काम का अनुभव है, कोई काम का तजुर्बा है, कोई ज्ञान है और किस प्रकार से एक एक चीज को देख करके हम आज तक चैन से बैठे हैं।
उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर वार करते हुए दावा किया कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, और लखीसराय जो है इनका गृह क्षेत्र भी है यहाँ पर। सर, आरजेडी ने जो है आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियाँ देने की बात कर रहे हैं। मैं 2 विषय खड़ा करना चाहता हूँ, उसका जवाब चाहता हूँ, अभी तक जवाब मिला नहीं है। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ाऊंगा और 10 लाख नौकरी भी दूंगा। कंट्रोवर्सी है, एक दूसरे कंट्राडिक्टरी है। जब 15 साल में उनके पिताजी ने जो नौकरी दी, सरकारी आंकड़े हैं पूरे उनके कार्यकाल, माताजी के कार्यकाल का लगभग 94,000 है, जैसा कि मुझे मालूम है। अब वर्तमान, ये तो उनका इतिहास हो गया। वर्तमान में वो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 20 महीना डिप्टी सीएम के पद पे रह के दर्जनों विभाग को अपने साथ, 1 दर्जन से ऊपर विभाग और दर्जनों मंत्री, कितने लोगों को रोजगार दिया 20 महीने में, और फिर कितना डिमांड चार्ट जो मुख्यमंत्री के पास ले गए कि हमने ये बनाया है रोजगार के लिए। तो मुझे कहीं नहीं मिला कि इन्होंने ये भी एक प्रयास किया। जो 20 महीना डिप्टी सीएम के पद पर हो और आरजेडी के पास में 12-15 विभाग हो, और फिर वर्तमान तो 0 दिखता है। फिर रावण छलने आया, मातृभूमि को हरने आया, फिर खींची रेखा।